हेलो स्टूडेंट्स। मैं जन्मेजय पांडे एक बार फिर आपके सामने एनसीईआरटी सीरीज़ लेकर के आया हूँ। एनसीईआरटी सीरीज़ हम लोग 11th के जियोग्राफी की स्टडी कर रहे थे, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड इट्स इवोल्यूशन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कई ढेर सारी चीज़ें देखी थी। कुछ थियरीज देखे थे, बिग बैंग थियरी देखा था, स्टेडी स्टेट थियरी देखा था, और स्टेडी स्टेट थियरी के बाद हमने फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स देखा था, कब हमारा यूनिवर्स शुरू हुआ, इन सारी चीज़ों को देखा था। आज की क्लासेस में हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स ये बताएगा कि कैसे प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। तो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स कहता है द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड टू बी द स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट्स। मतलब प्लैनेट्स के फॉर्मेशन में डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए, क्या क्या स्टेजेस थे, उनकी कुछ स्टेजेस के बारे में यहाँ बताया गया है। मैं पहले इन चीज़ को समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग लाइन वाइज स्टडी कर लेंगे। सबसे पहली चीज जो इस फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स में आई, पढ़ने जा रहे हैं हम लोग क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स की जब बात की गई तो इसमें कुछ फॉलोइंग स्टेजेस आए। जैसे सबसे पहला स्टेज था कि कोई भी प्लैनेट, कहीं पर भी प्लैनेट का निर्माण, प्लैनेट्स का जो फॉर्मेशन होगा वो किसी स्टार के ही इर्द गिर्द होगा। मतलब सबसे पहले हमारे लिए क्या जरूरी था, स्टार का होना जरूरी था। अब स्टार कैसे होगा, ये स्टार है क्या, तो अभी कल की क्लास में हम लोगों ने एक टर्म यूज किया था, याद कर लीजिएगा इसको, लोकलाइज्ड क्लम्प्स ऑफ गैसेस। हाँ, हिंदी मीडियम जरा देखिएगा, लोकलाइज्ड क्लम्प्स ऑफ गैस। लोकलाइज्ड का मतलब होता है कि जो मूवेबल हो, गतिमान, गतिशील। क्लम्प्स का मतलब गुच्छे, गुच्छे किसके, गैसेस के। गैसेस के क्लम्प्स, गुच्छों का ही एक समूह है कौन, स्टार। और कैसे बना था ये मैंने बताया था, नेबुला, याद करिए, नेबुला, नेबुला क्लस्टर बन रहा था। नेबुला के क्लस्टर से, हाँ सुनिए पहले ध्यान से, नेबुला के क्लस्टर से क्या बना था, जितना हैवियर हो रहा था, जितना ज्यादा मास हो रहा था, उतना ज्यादा ग्रेविटेशन बढ़ रहा था। ग्रेविटेशन बढ़ने से, इन सारी चीजों का दिमाग में रखना पड़ेगा। ग्रेविटेशन बढ़ने से कोर का फॉर्मेशन हुआ था, कोर के फॉर्मेशन से और नेबुला को अट्रैक्ट किया, उसके बाद लेयरिंग होने लगी थी, तो फॉर्मेशन ऑफ स्टार हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो याद रखना है कि गैसेस है, और ये किसके अंदर है, इसी को हमने क्या बोला था, ये जो क्लम्प्स ऑफ गैसेस बन रही हैं, ये किसके अंदर हो रहा था, तो नेबुला के अंदर हो रहा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि किस चीज की बात हो रही है, नेबुला की बात हो रही है। अब इससे क्या हो रहा था, इस नेबुला से ग्रेविटेशनल मिल रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स। याद करिए, जितना ज्यादा नेबुला उतना ज्यादा क्या हो रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स जब बढ़ रहा था तो इससे क्या हो रहा था, फॉर्मेशन ऑफ कोर, फॉर्मेशन ऑफ कोर इससे हुआ था। और इससे क्या हो गया था, फॉर्मेशन ऑफ कोर से, जब फॉर्मेशन ऑफ कोर बना था, तो जब फॉर्मेशन ऑफ कोर बनने के बाद जो भी गैसेस थी वो एक पतले डिस्क के रूप में, डिस्क शेप्ड एक रोटेटिंग रिंग बना था। ठीक है, और ये किस चीज से बने थे, ये बने थे हमारे गैसेस से एंड डस्ट। मतलब कहने का मतलब यही है सिर्फ कि एक जो नेबुला थे, नेबुला के क्लस्टर से हमारा कोर बना था, और कोर के चारों तरफ जो है किस चीज का फॉर्मेशन हुआ था, यहां पर जो गैदरिंग हो रही थी वो किस चीज की हो रही थी, यहां गैसेस, डस्ट पार्टिकल इसके चारों ओर घूमते हुए मिल रहे थे। और अब इन्हीं पार्टिकल्स में आगे देखना है कि पहला फॉलोइंग स्टेजेस, तो पहले स्टेज में हमें कौन मिला, स्टार मिला। दूसरे स्टेज में क्या मिलेगा, दूसरे स्टेज में हमें गैस क्लाउड्स मिलेंगी। ये गैस क्लाउड्स क्या करेंगी, कंडेंस होंगी। अब यहां पर जो गैसियस होंगे, जो भी गैस फॉर्म में होगा, जाहिर सी बात है कि जब टाइम बीतेगा, उनका रोटेशन, उनकी एनर्जी थोड़ी थोड़ी जब खत्म होगी, तो वो एनर्जी खत्म होकर के वो कैसे होते जाएंगे, कंडेंस होते जाएंगे। वो जितना कंडेंस होंगे, कंडेंस होकर के वो मैटर बनाने लगेंगे। अब मैटर कहाँ का, ये जो अराउंड द प्लेनेट है, सॉरी अराउंड द स्टार है, इनके चारों तरफ का जो मैटर है, ये मैटर जो है ये राउंड होकर के राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट बनाने लगेंगे, राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट बनाने लगेंगे। और ये राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट ही बाद में किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन करेगा। तो बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं कि मतलब हमें एक स्टार मिला था, कोर मिला था, कोर के चारों ओर हमें घूमते हुए क्या मिले थे, डस्ट और पार्टिकल्स मिले थे, गैसियस पार्टिकल्स मिले थे। ये डस्ट और गैसियस पार्टिकल्स में आपस में कंडेंस होकर के, चूंकि कंडेंस कैसे होगा, कंडेंसेशन के लिए गैस है ही H2 और He, और भी सारी गैसेस होंगी।
और ये गैसेस फॉर्मेशन से के साथ करेंगे, किसके साथ, डस्ट के साथ मिल करके तो मैटर बनाएंगी। और ये मैटर किस शेप में होता जाएगा, राउंड शेप में। क्यों राउंड शेप में होगा, जब भी कोई भी फ्री ऑब्जेक्ट घूमता है और वो अंडर ग्रेविटी होता है तो कल मैंने बताया था कि उसका शेप कैसा हो जाता है, रिंग स्ट्रक्चर या राउंड स्फेयर स्ट्रक्चर हो जाता है। इसलिए एक स्फेयर का रूप ले लेंगे जिससे किसका निर्माण होता है, प्लैनेट्स का। तो नाम क्या याद रखना है, गैसियस क्लाउड से होता है, ठीक है, ये याद रखना है। अब ये जो ऑब्जेक्ट प्लैनेट्स बने हैं, इनसे बेसिक सवाल जो पूछते हैं वो सीधे मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। ये प्लैनेट्स बनते हैं, किससे बनते हैं, तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये बनते हैं प्रोसेस ऑफ कोहेशन से। कल की क्लास प्रोसेस ऑफ कोहेशन, कोहेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है, कोहेशन का मतलब इकट्ठा होना, ठीक है। और इससे क्या बनता है, तो याद करिए, इससे प्लैनेटेसिमल, कल की क्लास ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। प्लैनेटेसिमल शब्द ग्रहाणु, ग्रहाणु चैम्बरलिन की ग्रहाणु संकल्पना ये यही आधारित थी, प्लैनेटेसिमल। और प्लैनेटेसिमल के बाद ये कोलिजन करके स्टिक टुगेदर हो रहे थे। यहां तक सबको समझ में आया था, ये हम लोग पीछे की क्लासेस में पढ़ लिए थे। अब तीसरा जब स्ट्रक्चर बनता है, तीसरा स्ट्रक्चर, तीसरे स्ट्रक्चर में लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेटेसिमल क्रिएट्स टू फॉर्म फ्यूअर बॉडी इन द इनटू द फॉर ऑफ प्लैनेट्स। तो क्या कह रहा है कि जितने ढेर सारे लार्ज नंबर ऑफ, अब ऐसे प्लैनेटेसिमल ढेर सारे होंगे, लार्ज नंबर ऑफ प्लैनेटेसिमल, इन्हीं से, इन्हीं के एक्रीशन से, एक्रीशन का मतलब कल की क्लास में बताया था, एक्रीशन का मतलब, ये वर्ड्स बहुत की वर्ड्स हैं ये सब। एक्रीशन, एक्रीशन वर्ड कहीं दिख जाए तो इसका मतलब होता है क्या, मैंने बोला था कि धीरे धीरे क्रमवार जो संवर्धन होगा उसको बोला जाएगा, मतलब ये संवर्धन की बात करेगा। लेकिन कैसे, क्रमिक संवर्धन, क्रमिक संवर्धन से ये प्लैनेटेसिमल से क्या बनेगा, हमारा प्लैनेट्स का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा इन चीजों को दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ये लार्ज नंबर ऑफ प्लैनेटेसिमल से प्लैनेट का निर्माण होता है। तो की पॉइंट क्या क्या याद रखने हैं, एक याद रखना है प्रोसेस ऑफ कोहेजन। प्रोसेस ऑफ कोहेजन से क्या होता है, प्लैनेट का निर्माण पूछ सकता है। दूसरा जो है एक्रीशन, एक्रीशन से प्लैनेटेसिमल थियरी क्या है, ग्रहाणु थियरी। ग्रहाणु थियरी केवल इतनी है कि जो हमारा कोर बना था, जो स्टार बना था, उस स्टार के चारों तरफ फैले डस्ट डिस्क ने, जो ये डिस्क बनी थी, उससे हमारा किसका निर्माण हुआ, प्लैनेटेसिमल का। और ऐसे ढेर सारे प्लैनेटेसिमल मिल करके किसका निर्माण करते हैं, प्लैनेट्स का निर्माण करते हैं। तो ये थियरी थी, इसको बुक से देख लेते हैं कि इसमें क्या इन्होंने बताया। करे द स्टार्स लोकलाइज्ड लंप ऑफ गैसेस, लोकलाइज्ड लंप ऑफ गैसेस वही बताया, विद इन ए नेबुला। तो एक नेबुला के अंतर्गत क्या होते हैं, जो स्टार है वो लोकलाइज्ड लंप ऑफ गैसेस, एक जगह पे स्थिर ये जो लंप ऑफ गैस है ये है। द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लंप्स लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ए कोर टू द गैस क्लाउड एंड ह्यूज रोटेशन डिस्क ऑफ द गैस डस्ट डेवलप अराउंड द गैस कोर। तो वही कि जो गैस कोर बना है ये कैसे बना, तो ग्रेविटेशन से, ड्यू टू ग्रेविटेशन, जितना ज्यादा ग्रेविटेशन होगा उतना ज्यादा ये कंप्रेस होता जाएगा और सॉलिडिफाई होता जाएगा। और जितना ज्यादा ये कंप्रेस होता जाएगा उतना मास इसका बढ़ता जाएगा, क्योंकि बाहर के जो अगल बगल की चीजें होंगी वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होती जाएंगी। तो जितना यहाँ पर गैदरिंग बढ़ेगी उतना ज्यादा फिर इसका मास बढ़ेगा, उतना ज्यादा और भी नेबुलास वगैरह आकर के काम करेंगे, इसके साथ अटैच होंगे, ठीक है। डेवलप अराउंड द गैस कोर, पहला ये। दूसरा स्टेज क्या था, in the next stage the gas cloud starts getting condensed and the matter around the core develop into small rounded object, अभी जस्ट जो बताया मैंने। these small rounded objects by the process of cohesion develop into what is called planetesimal, ठीक है। ये जो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेजन, वही इकट्ठा, जो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट बनने लगे ये क्या हो गए, आपस में इकट्ठा होने लगे। ध्यान से सुनिएगा क्या बताया है, जो गैसियस क्लाउड्स बने थे, जो गैसियस क्लाउड्स थे, ये क्या होने लगे, कंडेंस होने लगे, और कंडेंस होकर के ये कोर को डेवलप करेंगे। अब कोर डेवलपमेंट के बाद, ठीक है, इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट, ये छोटे छोटे ऐसे बॉल्स के जैसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, राउंड ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, और ये राउंड ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाएंगे, प्लैनेटेसिमल। अब ऐसे छोटे छोटे जो प्लैनेटेसिमल बने, ये छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल आपस में क्या होने लगे, इकट्ठे होने लगे। इसी को किस उससे, प्रोसेस ऑफ कोहेजन, प्रोसेस ऑफ कोहेजन से ये इकट्ठे होने लगे।
ठीक है। लार्ज बॉडीज स्टार्ट फॉर्मिंग बाय कोलिजन। अब जाहिर सी बात है क्या बना है, मैं फिर से बता दे रहा हूं। एक ऑब्जेक्ट रिंग शेप्ड, और ये रिंग शेप्ड में क्या हुए, सारे डस्ट पार्टिकल कंडेंस होने लगे, कंडेंस होकर के छोटे छोटे पार्टिकल बनाए। ये छोटे छोटे जो पार्टिकल ऑब्जेक्ट्स, राउंड ऑब्जेक्ट्स बने, इनके ग्रुप को क्या बोला गया, प्लैनेटेसिमल बोला गया। और ये ढेर सारे जो प्लैनेटेसिमल थे ये आपस में क्या करने लगे, कोलाइड करने लगे, लड़ने लगे, कोलिजन। और कोलिजन के साथ और ग्रेविटेशन के साथ अट्रैक्शन ड्यू टू द मटेरियल टू स्टिक टुगेदर, सारे के सारे मटेरियल आपस में क्या होने लगे, स्टिक टुगेदर होने लगे। प्लैनेटेसिमल्स आर ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज, तो छोटे छोटे पार्टिकल से जो मिलकर के क्लस्टर बना उसे प्लैनेटेसिमल कहा गया। इन द फाइनल स्टेज दीज लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेटेसिमल्स एक्रीट्स टू फॉर्म अ फ्यूअर लार्ज बॉडी इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट्स। अब ये कह रहा है फाइनल स्मॉल प्लैनेटेसिमल्स, जो छोटे छोटे, मतलब जैसे मान लीजिए ये है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का गुच्छा, एक ये रहा, दूसरा आया, इसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स का गुच्छा, ये भी प्लैनेटेसिमल, ये प्लैनेटेसिमल्स हैं। अब ये प्लैनेटेसिमल्स क्या कर रहे हैं, एक्रीट कर रहे हैं। एक्रीट का मतलब इकट्ठे हो रहे हैं, और इकट्ठे होकर के एक नई होल बॉडी का निर्माण कर रहे हैं, जिसके अंदर ये ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में, प्लैनेटेसिमल्स के फॉर्म में इकट्ठा हुए हैं। ये जो प्लैनेट है, इसी को, इससे किसका निर्माण होता है, प्लैनेट्स का निर्माण होता है। अब आते हैं इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ। अब हमने ये जान लिया कि प्लैनेट कैसे बनेगा, प्लैनेट प्लैनेटेसिमल से बनेगा। डू यू नो दैट प्लैनेट अर्थ इनिशियली वाज अ बैरन रॉकी एंड हॉट ऑब्जेक्ट विद ए थिन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। जाहिर सी बात है कि जब हमारे अर्थ का निर्माण हुआ होगा, जब हमारा अर्थ बना होगा, प्लैनेटेसिमल से अर्थ बना हुआ होगा, तो प्लैनेट अर्थ बनते समय आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास उस समय गैसेस कौन सी हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। और हाइड्रोजन और हीलियम सबसे हल्की गैसेस होती हैं, और सबसे हल्की गैसेस हैं, तो जाहिर सी बात है जैसे ही, अच्छा एक और चीज, जैसे जैसे किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। अब काइनेटिक एनर्जी का मतलब उसकी स्पीड, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ऊर्जा बढ़ती जाएगी। अब किसी भी प्लेनेट पर अगर यहाँ के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम गैस है, तो जैसे ही ये सनलाइट पाएगा, सोलर वेव्स आएंगी, ये सोलर वेव्स क्या करेंगी, इसको गर्म करेंगी, गर्म करेंगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये एटमॉस्फेयर छोड़ करके सबसे पहले क्या करेंगी, भागेंगी। तो ध्यान देना है कि यहां पर कुछ ऐसा ही हुआ होगा। तो कह रहा है कि जब हमारा अर्थ शुरू में बना तो वो बैरन था, पूरी तरह से बंजर था, कुछ था नहीं, यहाँ पे रॉक थे, केवल और केवल रॉक थे, और हॉट ऑब्जेक्ट था, वो एक गर्म था, क्योंकि बार बार कोलिजन से ये बन रहा था। प्लैनेटेसिमल में क्या हो रहे थे, कोलिजन्स हो रहे थे, इस कोलिजन से ये बन रहा था। दिस इज फार फ्रॉम द प्रेजेंट डे पिक्चर ऑफ द अर्थ, मतलब आज के अर्थ से बहुत पहले की बात हो रही है कि उस समय क्या था। Hence there must have been some events processes which may have caused this change from rocky, barren and hot earth to beautiful planet with an ample amount of water and a conducive atmosphere favoring the existence of life। कह रहा है तो जाहिर सी बात है कि अगर आज का अर्थ हमारा इस तरह से इतना खूबसूरत दिख रहा है, इतना अच्छा दिख रहा है, इतनी ग्रीनरीज और लाइफ और वाटर से एम्पलेंट है, भरा हुआ है, तो ऑब्वियस है उस समय अगर वो बैरन था, पूरी तरह से सूखा हुआ था, रॉकी था, एक हॉट ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्वियस सी बात है कि बीच में उसके बहुत सारे प्रोसेस हुए होंगे, बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटित हुई होंगी जो उस बैरन रॉक से, बैरन आपके अर्थ से इस तरह का अर्थ, इतने सुंदर अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। अब वो क्या क्या है यही देखना है आपको। यू विल फाइंड आउट हाउ द पीरियड between the 46 million years and the present led to the evolution of life surface of the planet। अब 46 मिलियन ईयर्स एगो जो है वो अर्थ का निर्माण लगभग हुआ, और तब से अब तक जो है सरफेस ऑफ प्लेनेट के, हमारे इस अर्थ के सरफेस पे क्या क्या इवोल्यूशन हुए, क्या क्या बदलाव हुए, ये आपको देखना है। द अर्थ हैज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर, ऑब्वियस सी बात है, जब अर्थ की आप खुदाई करते हैं तो आप अलग अलग लेयर्स पाते हैं, ठीक है। फ्रॉम द आउटर मोस्ट एंड टू द एटमॉस्फियर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ द मटेरियल दैट एग्जिस्ट इज नॉट यूनिफॉर्म। मतलब कह रहा है कि ये जो प्लेनेट अर्थ है, इसके चारों ओर जो हमारे एटमॉस्फियर है, ये एटमॉस्फियर जो है जिसमें एयर्स भरी हुई हैं, इसके इस पार्ट से, ऊपरी पार्ट से लेकर के अर्थ के कोर तक अगर हम जाएं तो ऐसा नहीं है कि हर जगह सबकी डेंसिटी समान होगी, सबकी डेंसिटी क्या है, अलग अलग है, अलग अलग डेंसिटी में ये लेयरिंग किए हुए हैं, लेयर्ड फॉर्म में है, ठीक है। एग्जिस्ट इन नॉट यूनिफॉर्म, कर भाई एक ही तरह से नहीं है, अलग अलग है। द एटमॉस्फेरिक
मैटर हैज द लीस्ट डेंसिटी, जो एटमॉस्फेयर, अब ये प्लैनेट अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, ये सपोज करिए क्या है, एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो सबसे कम है, डेंसिटी सबसे कम है। फ्रॉम द सरफेस टू डीपर द डेप्थ द अर्थ्स इंटीरियर हैज डिफरेंट जोन्स, ईच ऑफ दीज कंटेन्स मटेरियल्स विद द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। अब कह रहा है कि ये तो सबसे डेंसिटी, सबसे लोअर डेंसिटी वाले होंगे एटमॉस्फेयर में, लेकिन जब अर्थ में हम अंदर जाते हैं, कोर तक जाते हैं, तो कह रहा है कि अर्थ इंटीरियर हैज डिफरेंट जोन्स, अर्थ के इंटीरियर में अलग अलग परतें हैं, अलग अलग जो है वो फोल्ड्स हैं, अलग अलग जो है उसके अंदर लेयर्स हैं, डिफरेंट जोन्स, ईच ऑफ दीज कंटेन्स मटेरियल्स विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, और हर लेयर में अलग अलग मटेरियल पाए जाते हैं जिनकी वजह से उसका कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है। हाउ आर द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ डेवलप, कैसे ये लेयर स्ट्रक्चर डेवलप हुआ इसको देखते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर पढ़ते हैं। इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का मतलब होता है जो हमारे अर्थ की ऊपरी सतह है, चट्टानी परत है, उसका निर्माण कैसे हुआ। ये जैसे हमारे अर्थ में लिथोस्फीयर, ये ऊपर वाली परत को कहते हैं, सबसे ऊपर जो जमीन है, जो क्रस्ट है, उसको बोला जाता है ऊपरी मेंटल, और इसको, और इसके नीचे मेंटल है, लावा, लावा का, फिर अंदर कोर है जो हार्ड है। थोड़ा सा इसको हम लोग पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ में अलग से, लेकिन अभी के लिए मैं थोड़ा सा कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं कि कैसे ये इवॉल्व हुआ, मैं इसकी जानकारी दे दूं। जैसे इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर, अगर मैं बात करूं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर, अब इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर कैसे हुआ इसको एक स्टेप वाइज समझते हैं। कह रहा है कि जो पहले के स्टेज थे, इनिशियल स्टेज में जब पृथ्वी बनी थी, इनिशियल स्टेज में यह जो आपका पूरी पृथ्वी थी वो कैसी थी, मोस्ट वोलाटाइल थी। वोलाटाइल का मतलब होता है अपना फॉर्म चेंज करते रहना, बहुत ही ज्यादा गतिजन्य थी, बहुत ही ज्यादा डायनेमिक थी। ये एक तरह से नहीं था, ठीक है। अब एक तरह से नहीं था तो अब एक तरह से नहीं था तो फिर यहां पर क्या हुआ, मोस्ट वोलाटाइल था। मोस्ट वोलाटाइल का मतलब हो गया बहुत ही ज्यादा गतिजन्यता थी, बहुत ज्यादा। अब इसके क्या था, ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी। चलिए, हमने पिछले टर्म पे देखा था कि जो हमारी आपके जो प्लैनेटेसिमल्स थे वो एक साथ इकट्ठे हुए थे और आपस में कोलिजन कर रहे थे। तो आप ऐसे समझिएगा कि ये एक एक रॉक है, ये एक एक रॉक है, ये ऐसे घूम रही है चारों ओर। अब जाहिर सी बात है, अगर ये खूब गर्म हो रही है और चारों तरफ ये राउंड राउंड घूम रही है, राउंड राउंड घूम रही है, तो बाहर की ओर क्या लगेगा, बाहर की ओर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, अगर किसी चीज को गोल गोल घुमाया, जैसे आप मान लीजिए एक बॉल लीजिए और बॉल को पानी में भिगोइए और उसको एक रस्सी से बांध करके खूब तेजी से चारों तरफ घुमाइए, तो आप देखेंगे बॉल से पानी के छींटे कहां पड़ रहे हैं, दीवार पे आपके पड़े दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि बॉल से बाहर की ओर सर्कुलर मोशन कराने पर, जो रोटेटरी मोशन है वो कराने पर, बॉल से बाहर की ओर एक फोर्स लगा जिसने उस बॉल पर लगे पानी को कहां फेंक दिया, बाहर की ओर फेंक दिया। तो यही चीज यहां भी स्थिति हुई, जब ये रोटेशन में आई, ये रोटेट कर रही है एक तरफ, पूरी तरफ। जाहिर सी बात है, बॉडी ये पूरी कैसे थी, स्पेस में ऐसे पूरी फ्रीली, ये फ्रीली बॉडी रोटेट करेगी, तो जो रोटेट करने पर इसमें ढेर सारे मटेरियल हैं और सब कैसे हैं, गर्म होकर के एकदम मेल्टेड स्टेट में है। तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे डेंस होगा, जो सबसे भारी होगा, वो बीच में होगा, क्योंकि एक ही बल से अगर मान लिया गया कोई व्यक्ति है, अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये आप है और आपके पास दो पत्थर है, इस पत्थर का वेट m1 और इस पत्थर का वेट m2 है, और मान लीजिए कि m2 ज्यादा है m1 से, भार ज्यादा है। आप दोनों पत्थरों को फेंकिए समान बल से, F बल लगा ही कर फेंक रहे हैं, तो जब आप F बल ही लगा करके फेंकेंगे और आपको फेंकना है हॉरिजॉन्टल, तो M जो होगा वो कम दूरी तक जाएगा, जबकि जो आपका ये स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा ये क्या होगा, ज्यादा दूरी तक जाएगा। सेम वही चीज यहां हुई, जो भारी ऑब्जेक्ट थे वो यहीं सेंटर के आसपास रहने लगे, और जो लाइटर ऑब्जेक्ट थे वो लाइटर ऑब्जेक्ट हमारे कहां, बाहर की ओर आने लगे। इसका मतलब क्या हुआ
कि अर्थ के अंदर में कोर के साइड में मासिव ऑब्जेक्ट, डेंसर ऑब्जेक्ट रुकने लगे और जो हल्के ऑब्जेक्ट थे वो कोर से बाहर की ओर आने लगे। मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां सिपरेशन हुआ। इस परिस्थिति में क्या होने लगा? सिपरेशन होने लगा। और सिपरेशन किसकी तरह से? डेंसिटी के तौर पे सिपरेशन होने लगा। जब इनिशियल स्टेज से वोलेटाइल स्टेज में ये चीजें कन्वर्ट होने लगी तब की बात होने लगी। मतलब कह रहा है कि इनिशियल स्टेज में मोस्ट वोलेटाइल था। मोस्ट वोलेटिलिटी की वजह से क्या हुआ? ये हॉट हुआ, कोलिजन की वजह से हॉट हुआ और कैसे हुए? मेल्ट होने लगे। अब मेल्ट होने पर क्या हुआ? एक सेकेंड इरेज कर दूं। चलिए, मेल्ट होने पर ये क्या हुआ? ये यहां पर सिपरेशन होने लगा। अभी मैंने बताया सिपरेशन। सिपरेशन किस पर? ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। हायर डेंसिटी से की चीजें कोर बनाने लगी और कोर से बाहर जो है वो लाइटर डेंसिटी जाने लगी। ये यहां पर डेंसिटी के थ्रू सेपरेशन होने लगा। और ये सेपरेशन जो है वो याद रखना है कि हायर डेंसिटी इन द कोर या कोर का फॉर्मेशन करने लगी। और जो लोअर डेंसिटी थी वो कहां थी? वो थी हमारी आउटवर्ड ऑफ द कोर, आउटवर्ड फ्रॉम द कोर। कोर से बाहर की ओर लाइटर लोअर डेंसिटी वाली चीजें जाने लगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इससे क्या हुआ? इससे आप अब पता चला कि कोर और कोर से बाहर की ओर जाने पर जो डेंसिटी होगी वो क्या हो रही? घट रही है। अंदर की ओर मतलब कोर में डेंसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये चीजें फॉर्मेशन पता चल गई। इसका मतलब यहां पे हमें ये चीज पता चल रहा है कि कोर की डेंसिटी सर्वाधिक होनी चाहिए, सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। खैर, अब ऐसा भी है कि ये जो सारा सेपरेशन हो रहा है, ये सारा प्रोसेस चल रहा है, ये तो ऐसा है नहीं कि एक ही दिन में संपन्न हो गया होगा। और ये जो कोलिजन हो रहे थे प्लेनेटेसिमल के, इतने ज्यादा नहीं हो रहे थे कि आपको इतनी गर्मी मिल जाए। मतलब यहां पर ये प्रोसेस शुरू तो हुआ बट पूरी तरह से ये काम नहीं किया अभी। तब तक एक और कोलिजन होता है, एक और कोलिजन होता है अर्थ से। ध्यान से सुनिएगा, अर्थ से एक और कोलिजन होता है। और अली अर्थ पे एक और प्लेनेट आकर के, या एक क्षुद्र ग्रह, उस समय बहुत सारे आपके आकाशीय पिंड घूम रहे थे, वो आकर के प्लेनेट अर्थ से टकराता है और इसका एक हिस्सा टूट करके अलग हो जाता है, जो कि फॉर्मेशन, अब ये टुकड़ा हिस्सा अलग हुआ और यहाँ छोटे छोटे ये जो टुकड़े थे इनके साथ यहाँ भी अकोमुलेशन होने लगा, सेम वही प्रोसेस। और यहाँ फॉर्मेशन ऑफ मून होने लगता है। इसका फॉर्मेशन ऑफ मून, जो हमारा चंद्रमा दिखता है, प्यारा चंद्रमा, उसका फॉर्मेशन। अब इस फॉर्मेशन ऑफ मून के पहले क्या हुआ है? कोलिजन हुआ है। और इस कोलिजन की वजह से धरती, चूंकि ये सॉलिड, अभी तक तो क्या था? गैस था, डस्ट था, तो ज्यादातर चीजें जो थी, ज्यादातर जो आपका वॉल्यूम था वो वैकेंट था। बट अब सॉलिडिफाई हुआ है तो ये टक्कर से फिर से एक बार क्या होती है? पृथ्वी गर्म हो जाती है और फिर से पूरी चीजें पिघल जाती हैं। अब की बार जो डेंसिटी बाकी रह गई थी, डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, वो इस बार बहुत शानदार तरीके से होता है। मतलब हायर डेंसिटी बीच में ही रह जाती है जबकि लोअर डेंसिटी बाहर की ओर चली जाती है। और इससे एक अर्थ का फॉर्मेशन, हमारे इस आपके अर्थ का फॉर्मेशन होता है, लेयर इन द अर्थ बाय डेंसिटीज। मतलब कि हम कह सकते हैं कि इधर की डेंसिटी हायर और फिर जो ये लेयर बनती गई, ये किसकी? लोअर डेंसिटी की लेयर बनती गई बाहर की ओर जाने पर। यही चीज आपको यहां पर लिखी देखने को मिलेगी। जैसे evolution ऑफ लिथोस्फीयर, तो द अर्थ वाज मोस्टली इन ए वोलाटाइल स्टेट ड्यूरिंग इट्स प्रीमोर्डियल स्टेज। प्रीमोर्डियल का मतलब वही पहले, पूर्व जो बना हुआ था पृथ्वी। ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड हैज इंक्रीज्ड। अब जाहिर सी बात है, जितना डेंसिटी बढ़ रहा है, जितना उसको कंप्रेस किया जा रहा है, नेबुला वाला कॉन्सेप्ट, उतनी अंदर की डेंसिटी भाई जाहिर, जिस पर प्रेशर बढ़ाएंगे टेम्परेचर उसका क्या होगा? राइज होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज किया। एज ए रिजल्ट मटेरियल इनसाइड स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। जब डेंसिटी इंक्रीज करने लगी, जब बढ़ने लगी, तो जो लोअर डेंसिटी की चीजें थी, वो लोअर डेंसिटी की चीजें क्या होने लगी? बाहर की ओर शिफ्ट होने लगी। और जबकि हायर डेंसिटी की चीजें कहां शिफ्ट होने लगी? अंदर की ओर शिफ्ट होने लगी। ठीक है। दिस अलाउड हैवियर मटेरियल्स लाइक आयरन टू सिंक टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब जाहिर सी बात है, कोलिजन हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जो जितना ज्यादा भारी है वो अंदर की ओर चला जाएगा और जो जितना ज्यादा लाइटर है वो कहां? बाहर की ओर आने लगा। अब कह रहा है कि इवोल्यूशन ऑफ
एंड द लाइटर वंस मूव टूवर्ड्स द सरफेस, बाहर की ओर, अभी बताया जस्ट मैंने, विद पैसेज ऑफ टाइम इट कूल्ड फर्दर एंड सॉलिडिफाइड कंडेंस्ड इनटू ए स्मॉलर साइज। जाहिर सी बात है, मतलब अब की बार जब सेपरेशन हुआ, अब की बार जब जमा हुआ, अब की बार जब कोल्ड हुए, ये सब ठंडे हुए, तो अब छोटे छोटे टुकड़ों में बटने लगे, मतलब लेयरिंग के फॉर्म में होने लगे। दिस लेटर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ आउटर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट। अब ये क्रस्ट पे पूरी तरह से क्या होने लगे, धीरे धीरे जमने लगे। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मून, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मून ड्यू टू द जायंट इंपैक्ट, वही जायंट इंपैक्ट हुआ, और जायंट इंपैक्ट से द अर्थ वाज फर्दर हीट अप, फिर से गर्म हुआ पृथ्वी। इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन दैट द अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल गॉट सेपरेटेड इनटू डिफरेंट लेयर्स। अब क्या हुआ, पहली बार वही हुआ, हायर डेंसिटी अंदर, लोअर डेंसिटी बाहर। अब की बार टकराया, खूब तेज गर्म हुआ, हीटअप हुआ, फिर मेल्ट चीजें हुई, तो अब की बार एक बार फिर से पूरी पृथ्वी हिली, और पृथ्वी हिली तो फिर से सेपरेशन लेयरिंग के फॉर्म में शुरू हो गया। मतलब कि सारा का सारा जो डेंसर है वो एकदम बीच में, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा कम डेंसर, फिर सबसे लाइटर डेंसर वाले सबसे ऊपर की ओर शिफ्ट हो गए पूरी तरह से। Starting from the surface to the center parts, we have layers like the crust, mantle, outer core, inner core. अब ये पूरी पृथ्वी जो है हमारे लेयर्स में बट गई, मतलब सबसे बीच में आया हमारे पास इनर कोर, और उसके ऊपर आया हमारा आउटर कोर, और उससे ऊपर आया हमारा मेंटल। इनर कोर, ये था हमारा आउटर कोर, और इसके ऊपर आया हमारा मेंटल, और इसके ऊपर पतली परत जो बनी वो किसकी बनी, क्रस्ट की बनी। ठीक है, इंक्रीज, वी शैल डिस्कस इन डिटेल प्रॉपर्टीज लेयर इन द नेक्स्ट चैप्टर। अगले चैप्टर में हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम लोग, पढ़ते हैं अगली चीज को, आगे पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। अब ये क्या है, इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर कह रहा है कि ये तो हमारा लिथोस्फीयर बनके तैयार हो गया, लेयरिंग हो गई। अब लेयरिंग के बाद जो है एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर का कैसे क्या होगा। तो इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो 3 स्टेजेस में बनते हैं। इवोल्यूशन ऑफ जो एटमॉस्फेयर है, इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ये 3 स्टेजेस में होते हैं। कितने स्टेजेस में, 3 स्टेजेस में। इसमें 3 स्टेज है, और वो 3 स्टेज कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्या है, लॉस ऑफ प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर। ये क्या है, ये क्या बवाल मचाया, अभी जस्ट मैंने इसके पहले थोड़ा सा समझाया था, लेकिन जरा इसको फिर से देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा प्लेनेट अर्थ है, अब लेयरिंग वोरिंग हो गई है, इधर पूरा एकदम आउटर कोर, मेंटल कोर, इनर कोर, ये सब बन चुका है। अब यहाँ की बात करते हैं, जो प्री मॉडियल एटमॉस्फेयर, प्री मॉडियल एटमॉस्फेयर का मतलब होता है कि जो पूर्ववत वातावरण था, उस समय हमारे पास गैसेस कौन कौन सी थी, हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि इन्हीं से मिलकर के सारी चीजें बनना शुरू हुई थी। तो इसका मतलब इसके अंदर जो, इस एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारा रहा होगा वो कौन रहा होगा, H2 और He, हाइड्रोजन और हीलियम गैस रही होगी। और हाइड्रोजन और हीलियम गैस क्या होती हैं, बहुत हल्की होती हैं, वेरी लाइट, बहुत हल्की होती हैं। इतनी हल्की होती हैं कि जब इन पे सूर्य का प्रकाश पड़ा, इन पे सूर्य का प्रकाश पड़ा, तो ये जो सोलर विंड्स आई, क्योंकि उस समय हमारे पृथ्वी पर कोई धीरे धीरे फॉर्मेशन हो ही रहा था सारी चीजों का, सोलर विंड्स आई, तो इनके प्रभाव से ये पूरी तरह से कहां हो जाएंगी, भाग जाएंगी। क्यों, क्योंकि आप अभी पीछे जस्ट बताया मैंने कि जैसे ही किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी स्वतः क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। और अगर काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वो उतनी ही तेजी से गतिमान हो जाएगी, भागेगी, तो वो पृथ्वी छोड़ करके भागे। तो वही चीज कह रहा है कि लॉस मतलब गायब हो जाना किसका, प्री मॉडियल एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर पहले भागे। ठीक, फिर दूसरा स्टेप क्या था इसका, दूसरा जो स्टेज था वो था हॉट इंटीरियर कंट्रीब्यूशन। ये क्या है, इसको समझते हैं। हॉट इंटीरियर कंट्रीब्यूशन क्या था, अब जरा सोचिएगा, ये अर्थ है, अर्थ की लेयरिंग हो गई। लेयरिंग मतलब पहले क्या था, पहले ये हॉट था, एकदम गर्म था। अब जब ये कूल डाउन हो रहा है, जब इसका टेम्परेचर कूल डाउन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से गैसेस, इसमें से जो है टेम्परेचर वो रिलीज होगा। और जब ये गैसों का ये जो ठंडा होने पर, पृथ्वी का ठंडा होने पर, टेम्परेचर डाउन होने पर ये जो गैसों का निकलना है, इसे डी गैसिंग कहा गया। डी गैसिंग, विगैसीकरण,
ध्यान समझिएगा, पृथ्वी का क्या हो रहा है, विगैसीकरण, वी का मतलब निकलना, गैसीकरण मतलब गैसों। तो गैसों का पृथ्वी के इंटीरियर से, जब पृथ्वी गर्म थी, गर्म से ठंडी हुई, तो उसमें से गैसेस क्या हुई, निकली। इसको क्या बोला गया, डिगैसिंग बोला गया, विगैसीकरण बोला गया। ये यहां से निकली। और इसमें क्या क्या आती हैं, इसमें हमारा वाटर वेपर आया, पानी के जो भाप के रूप में आए, वाटर वेपर आया, CO2 निकला, CO2, नाइट्रोजन गैस निकली, मीथेन गैस निकली, अमोनिया निकली, और बहुत ही कम मात्रा में, लेसर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ये कुछ गैसेस निकल के निकली हमारी, कहां से, पृथ्वी के इंटीरियर से निकलती है। पृथ्वी के इंटीरियर से ये गैसेस निकलती हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और ये निकलने के मिलेंगी कहाँ, ये जाएंगी कहाँ, सब जाएंगी कहाँ, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में कहाँ पे, एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन। तो एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन होने लगा, मतलब एटमॉस्फेयर में ये गैसें कैसे, डी गैसिंग से। डी गैसिंग क्या है मैंने बता दिया, डी गैसिंग से CO2, NH3, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ की हमारे पास कुछ वाटर वेपर, वाटर वेपर के साथ जो है वो हमारा कुछ बहुत ही कम मात्रा में, क्या चीज का, ऑक्सीजन, बहुत ही लो अमाउंट, ये बन के निकला डिगैसिंग में। कहां से, पृथ्वी के इंटीरियर से। तो दूसरा स्टेज समझ में आया। तो दो स्टेज हमने पढ़े। तीसरा स्टेज क्या है, तीसरे स्टेज को जानते हैं। तीसरे स्टेज में फिर अब ये गैसेस जब बाहर निकलेंगी एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में अभी तक ये सॉलिड के अंदर थी, तो बहुत ही कम स्पेस में थी, लेकिन जैसे ही ये बाहर निकलेंगी, तो बाहर में इनका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब गैसें क्या करेंगी, पृथ्वी के धरातल से, पृथ्वी के सतह से निकल करके, तो ये क्या करेंगी, फैलेंगी। और फैलेंगी तो जाहिर सी बात है, जब गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, जब गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। जाहिर सी बात है भाई। अब ऐसे सोचिए, कोई भी गैस एकदम कंप्रेस होकर के, जितना कंप्रेस होगी, जितना कंपैक्ट होगी, उतना गर्म होगी, और जैसे फैलेगी वो तुरंत उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ठंडा होता जाएगा। मतलब कि अब इन गैसेस का क्या हो रहा है, कूलिंग हो रहा है, कूलिंग। अब इस कूलिंग से क्या बना, इस कूलिंग से क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ। जाहिर सी बात है, कंडेंसेशन होगा। ठीक है, इस कूलिंग से क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। ठीक है, ये समझिएगा। और इस कूलिंग के कंडेंसेशन से क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मतलब मैं हम लोग यहाँ पे पढ़ के आ रहे हैं, सॉरी, ये इसका प्रोसेस नहीं है, ये इसी में है कि मतलब ये जब बाहर निकली तो ये कूलिंग हुआ। अब तीसरा फैक्टर क्या है जो हमारे लिए जरूरी है, तो याद रखना, इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें क्या फैक्टर लगे, किस फैक्टर को ज्यादा, तो 3 स्टेजेस या 3 फैक्टर लगे। लॉस ऑफ प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर, हॉट इंटीरियर कंट्रीब्यूशन, और जब ये कंट्रीब्यूशन से बाहर निकली है गैसेस, तो इनका क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ है, और कंडेंसेशन से कूलिंग के कंडेंसेशन हुआ है। और तीसरा स्टेप जो हुआ है, इस कंडेंसेशन से क्या हुआ होगा, सपोज करिए कंडेंसेशन से पानी बना होगा, पानी कहाँ आया होगा, धरती पर आया होगा। जब धरती पर आया होगा तो इस कूलिंग के बाद ये पानी, सोचिए, अब थोड़ा सा इसी प्रोसेस को मैं समझा देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। कंडेंसेशन से क्या हुआ, कंडेंसेशन से जो अर्थ ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद धीरे धीरे क्या होना गया कि CO2, अब आपको पता है कि वाटर वेपर भी है, और वाटर वेपर की एक खास बात बता दें, जब हमारे एटमॉस्फेयर में, ये अर्थ सरफेस है और ये हमारा एटमॉस्फेयर है, जब हमारे एटमॉस्फेयर में H2O वाटर वेपर के रूप में ऐसे घूमता रहता है, तो इसको धूल धुएं के कण जब मिलते हैं, इनको बोला जाता है हाई इनको बोला जाता है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। ये क्या होते हैं, ये ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं धूल के, धुएं के, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, धूल धुएं के, जिनके चारों तरफ ये H2O क्या होता है, एक आधार के तौर पे बना करके चारों तरफ H2O उस पर कंडेंस होने लगता है। कंडेंस का मतलब वाटर वेपर, वेपर फॉर्म, गैसेस स्टेट से ये लिक्विड स्टेट में बनने लगता है, लेकिन उसके लिए उसको क्या चाहिए, एक न्यूक्लियाई चाहिए, एक आधार चाहिए, बेस चाहिए। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक। अब ये जो धूल धुएं, धूल की कमी तो थी नहीं, ये वाटर वेपर जब ठंडा हुआ कंडेंस होने लगा, अब कंडेंसेशन के लिए इन न्यूक्लियाइज पे आकर के इकट्ठा होने लगा, और यहीं पर हमारे पास एटमॉस्फेयर में कौन है, H2, CO2 भी है। ये CO2 पानी में क्या होता है, घुलनशील होता है, पानी में ये डिजोल्व हो गया, पूरी की पूरी तरह से घुलने लगा। और जब ये CO2 डिजोल्व हो गया, मतलब इस कूलिंग के बाद जब कंडेंसेशन हुआ, तो CO2 जो है वो पानी में क्या होने लगा, डिजोल्व होने लगा, और डिजोल्व हो करके कहां जाएगा, जरा सोचिएगा, डिजोल्व हो करके ये कहां जाएगा, पानी में आ जाएगा। अब आप एक बात याद रखिएगा, किसी भी प्लेनेट का
गर्म होना। गर्म कैसे होता है प्लेनेट, ध्यान से सुनिए, मैं भी एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। मान लीजिए सपोज करिए प्लेनेट है, ये हमारे सूर्य भगवान है, बहुत तेजी से अपने किरणों को पसार रहे हैं। तो जब ये किरणें हमारी पृथ्वी पर या किसी प्लेनेट पर आ रही हैं और एटमॉस्फेयर में है हमारे CO2, एटमॉस्फेयर में कौन भैया है, CO2 ऐसे घूम रहे हैं। तो ये किरणें जब पृथ्वी पर पड़ेंगी, सपोज करिए ये किरणें जब प्लैनेट पर पड़ेंगी, तो प्लैनेट पहले इनको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, पहले सोखेगा। सोखने के बाद यह रेडिएशन के रूप में इसको क्या करेगा, बाहर भी निकालेगा। जब ये बाहर निकाल रहा होता है, सोचिए, हम सपोज करिए ये बाहर निकाल रहा होता है, तभी चीजें या एटमॉस्फेयर को गर्म करता है। मतलब सूर्य से आने वाली डायरेक्ट चीजें क्या हमारी चीजों को गर्म करती है, नहीं नहीं, कभी नहीं। सूर्य से आने वाली किरणें पहले पृथ्वी पर पड़ेंगी, धरातल उनको एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद वो इमिट करेगा, तब उसके आसपास की चीजें, धरातल के आसपास की चीजें क्या होंगी, गर्म होंगी। धरातल से निकलने वाली, सरफेस से निकलने वाली इन वेव्स से, ये जो विकिरण निकल रहा है, रेडिएशन निकल रहा है, इनसे ये गर्म होंगी। अब अगर यहां CO2 मौजूद है, यहां हमारे CO2 चचा मौजूद हैं, CO2 भैया मौजूद हैं, तो CO2 भैया क्या करेंगे, ये इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेंगे, मतलब ये हिस्से से बाहर जाने नहीं देंगे। अब जरा सोचिएगा, यहीं पर अगर यहाँ हीट बढ़ रहा है, यहाँ रेडिएशन बढ़ रहा है, सारा पैक हो जा रहा है यहाँ, तो ये हमारे पूरे एटमॉस्फेयर को क्या कर देगा, गर्म कर देगा, एकदम गर्म कर देगा, हीटअप कर देगा, मतलब इसकी हीट जाने नहीं पाएगी। और इसी का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है कि हमारा जो सन है, सन से नजदीक में बुध है और उससे नजदीक, उससे दूर हमारा दूसरा प्लेनेट है शुक्र है। तो बुध उतना गर्म नहीं है, बुध उतना, वीनस उतना गर्म नहीं है जितना मरकरी है। क्यों, क्योंकि इस पर कौन मौजूद है, CO2 मौजूद है। ये CO2 इसको गर्म रखते हैं ज्यादा। ये नजदीक होने के बावजूद भी गर्म नहीं, क्यों, क्योंकि इसके पास एटमॉस्फेयर ही नहीं है। तो याद रखिएगा, एटमॉस्फेयर का रोल बहुत बड़ा होता है। अब यही मैं चीजें यहां समझा रहा हूं कि ये हीटअप करेगा। अब इमेजिन करिए, अगर इस एटमॉस्फेयर से CO2 गायब होने लगे, गायब कैसे हो रहा है, ये पानी में क्या हो जा रहा है, H2O के साथ डिसॉल्व हो जा रहा है, अभी जस्ट बताया, और डिसॉल्व होकर के वापस पानी के रूप में बरस जा रहा है, जमीन पर नीचे आ जा रहा है। तो एटमॉस्फेयर से तो गायब होने लगा, और अगर एटमॉस्फेयर से CO2 गायब होगा, तो जो एटमॉस्फेयर या पूरे के पूरे हमारे प्लैनेट का टेम्परेचर है, वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, डाउन होता जाएगा। तो यही चीज CO2 जो है ये डिसॉल्व होता गया, इससे जो हमारा टेम्परेचर था वो क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा। यहां तक चीजें समझ में आ गई, ओके। अब जितना ये डिसॉल्व, जितना टेम्परेचर डाउन होगा, जितना टेम्परेचर डाउन होगा उतना ज्यादा और क्या होने लगेगा, कंडेंसेशन होने लगेगा, और जितना कंडेंसेशन होगा उतना रेनफॉल होगा। मतलब पृथ्वी पर एक समय रेनफॉल बहुत पड़ गया, और चूंकि पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में उस समय धूल और डस्ट हो गया और हमारे बहुत सारे जो गैसेस निकली हैं वो सब मिली हुई हैं, तो इस रेनफॉल में वो सब मिल करके पृथ्वी के धरातल पर गिरने लगी। और उस समय धरातल भी कैसा था, धरातल पे बहुत सारे सारे क्या थे, हमारे गर्त थे। तो ये जो गर्त थे, इन गर्त में क्या होने लगी, चीजें डिप्रेशन में भरने लगी, वाटर के फॉर्म में। मतलब वाटर के फॉर्म में, मतलब यहाँ फॉर्मेशन ऑफ किसका क्या शुरू हो गया, ओशियन शुरू, ओशियन का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है यहीं से। ये समझ में आया। अब फॉर्मेशन ऑफ ओशियन, मतलब इस रेनफॉल से क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ओशियन होने लगा। और ओशियन जब बना, ये कितना बना, तो याद रखना है 4000 मिलियन ईयर्स पहले, आज से 4000 मिलियन ईयर्स पहले ओशन बने। और इस ओशन में धीरे धीरे फिर आप जानते हैं कि लाइफ बिगन होती है, यहीं से लाइफ शुरू होता है। और ये लाइफ शुरू हुआ कब, लगभग 3800 मिलियन ईयर्स पहले। तो 3800 मिलियन ईयर्स पहले जो है ये चीजें लाइफ शुरू होने लगी। तो ये ध्यान देना है। और इस लाइफ के बाद यहाँ पे ये कौन से बनते, ये यूनिसेलुलर थे, एक कोश की। और इन लाइफ से फिर फोटोसिंथेसिस शुरू होती है, ध्यान दीजिएगा। इन लाइफ में बाद में, और फोटोसिंथेसिस मतलब कि जब इनमें क्लोरोफिल वगैरह आने लगा, तो क्लोरोफिल से आने से क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हुई। और फोटोसिंथेसिस जो शुरू होता है वो लगभग 2500 से 2000 मिलियन ईयर्स पहले शुरू होता है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस से क्या होगा आपको पता है, ये और ज्यादा, जितना कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल करके आया था, उन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करने लगा,
एब्जॉर्ब करने लगा और क्या निकालने लगेगा, ऑक्सीजन निकालने लगेगा। तो एक समय आया जब ओशन पूरा ऑक्सीजन से सैचुरेट हो गया और ओशन से ऑक्सीजन हमारे कहाँ जाने लगे, एटमॉस्फेयर में। और इस तरह से ऑक्सीजन जो कि लेसर था हमारे एटमॉस्फेयर में, वो ओशन से निकल करके क्या होने लगा, ज्यादा होने लगा। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है, यही आपको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। इसको जरा पढ़ लेते हैं एक बार और ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर क्या है? द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज चीफली कंट्रीब्यूटेड बाय नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब आज के समय में जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन, और क्या है, ऑक्सीजन है। यू विल बी डीलिंग विद द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, चैप्टर 8 में इसकी हम स्टडी करेंगे। देयर आर 3 स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, बताया मैंने जो। फर्स्ट स्टेज इज मार्क्ड बाय द लॉस ऑफ प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर, जो सबसे पहली एटमॉस्फेयर बनी जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस ज्यादा थी, उनका लॉस हो जाना, वो गायब हो गई। क्यों, किससे? मार्क्ड बाय लॉस ऑफ। इन द सेकंड स्टेज किससे ये गायब होंगी, तो सोलर से, याद रखना है, सोलर विंड से गायब हुई, क्योंकि उस समय सोलर विंड्स चली, सूर्य तब बढ़ा, मैंने बताया टेम्परेचर, ये सारी चीज समझा चुका हूं। फिर सेकंड स्टेज में क्या हुआ, हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, बताया, ठंडा होता गया पृथ्वी, पृथ्वी ठंडा होता गया, उसमें से गैसेस निकलती गई। ठीक है, अब वो गैसेस कहां मिलती गई, एटमॉस्फेयर में। फर्दर कूलिंग हुई तो क्या हुआ, CO2 डिजोल्व होने लगा पानी में, जितना जितना कूलिंग हुआ उतना कंडेंसेशन हुआ, वाटर वेपर वाटर मॉलिक्यूल में बदले, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलने लगा, टेम्परेचर और डाउन हुआ, मोर कंडेंसेशन हुआ, जितना कंडेंसेशन उतना रेनफॉल, जितना रेनफॉल उतने ज्यादा ओशन का निर्माण, ओशन फॉर्म, सब पूरा लिंक है एक तरह से। फाइनली द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाद में फोटोसिंथेसिस से तीसरा जो वो फैक्टर था वो फोटोसिंथेसिस था, जिससे हुआ। The early atmosphere with the hydrogen and helium is supposed to have been stripped off as a result of the solar winds, बताया भाई, सोलर विंड से ये गायब हुई। This happened not only in case of Earth but also all the terrestrial planets। उस समय जितने भी सौरमंडल में प्लैनेट्स बने थे सबके, जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन हीलियम बहुत हल्के होते हैं, और इतने हल्के होते हैं कि उनके टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो प्लैनेट छोड़ देते हैं, which are supposed to have lost their primordial atmosphere through the impact of solar winds. During the cooling of Earth, gases and water vapor were released from the interior solid Earth। जाहिर सी बात है, जितना ठंडा होते गए तो उसके अंदर जो भी चीजें थी, जो वेपर वगैरह थे, वो क्या करने लगे, निकलने लगे। जब निकलने लगे तो वो कहां मिलेंगे, एटमॉस्फेयर में। द अर्ली एटमॉस्फेयर लार्जली कंटेन्ड वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया एंड वेरी लिटिल फ्री ऑक्सीजन। फ्री ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में था, बाकी सब बहुत ज्यादा थे, कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ज्यादा था। द प्रोसेस थ्रू विच द गैसेज वर आउटपोर्ड फ्रॉम द इंटीरियर इज कॉल्ड डीगैसिंग। डीगैसिंग अभी पढ़ाया, विगैसीकरण जिसको बोलते हैं। कंटिन्यूअस वोल्केनिक इरप्शन कंट्रीब्यूट्स वाटर वेपर एंड गैसेस टू द एटमॉस्फेयर। अब लगातार उस समय एटमॉस्फेयर में वोल्केनिक इरप्शन हो रहे थे, और वोल्केनिक इरप्शन से सबसे ज्यादा क्या निकला, CO2 और वाटर वेपर गैसेस, ये सब निकलने लगी। एज द रिजल्ट, अब जितना ज्यादा यहां से निकलने लगी चीजें एटमॉस्फेयर में फैलेंगी तो उसका टेम्परेचर डाउन होगा, कंडेंसेशन बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में और जितना ज्यादा कंडेंसेशन होगा तो वह उतना ज्यादा क्या होगी, बारिश होगी, और जितना ज्यादा बारिश होता गया वो उतना ही ज्यादा क्या होता गया, कंडेंसेशन शुरू होता गया। द वाटर वेपर रिलीज्ड स्टार्टेड गेटिंग condensed. The carbon dioxide in the atmosphere got dissolved in rainwater and temperature further decreased. कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से जब जब गायब होगा तो याद रखना है टेम्परेचर डाउन होगा। मोर कंडेंसेशन मोर रेन्स, जितना ज्यादा कंडेंसेशन उतना ज्यादा रेन वाटर फॉलिंग ऑन टू द सर्फेस गॉट कलेक्टेड इन द डिप्रेशंस टू गिव राइज द ओशन। ओशन का निर्माण यहां शुरू हो गया। द अर्थ्स ओशन वर फॉर्म्ड विद इन 500 मिलियन ईयर्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। जब पृथ्वी बनी तब से 500 मिलियन साल के बाद से ही ओशन का फॉर्मेशन शुरू हो गया। दिस टेल्स अस द ओशन आर ओल्ड एज 4000 मिलियन ईयर्स। आज से 4000 मिलियन साल पहले लगभग अर्थ का फॉर्मेशन हुआ ओशन का। Sometimes 3800 million years ago life began to evolve। 3800 मिलियन ईयर पहले लाइफ शुरू हुआ। बिफोर द प्रेजेंट द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, ये कब शुरू हुआ, वही बताया 2500 to
3000 मिलियन ईयर्स एगो फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ, मतलब कि वो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है जिसको आप बायोलॉजी में फर्दर पढ़ेंगे। गॉट इवर लाइफ वाज कन्फाइंड टू द ओशन फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक, जब तक हमारी पृथ्वी का धरातल रहने योग्य नहीं हुआ, लाइफ ओशन में ही सिमटी रह गई बहुत नीचे तक, क्योंकि ऊपर पूरा धुंध भरा हुआ था। कार्बन डाइऑक्साइड जब तक बहुत मिनिमम नहीं हो गया, भाई जाहिर सी बात है बाहर निकलने के लिए लाइफ को क्या चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए था, ऑक्सीजन बाहर था नहीं, और फोटोसिंथेसिस होकर के नीचे ही ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो याद रखना, ocean begins to have contribution of oxygen through the process of photosynthesis. Eventually oceans were saturated with oxygen and 2000 million years ago oxygen begins to flood the atmosphere. मतलब कह रहा है भाई कि जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है कहाँ, पानी में, ओशन में, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की जाती है, ऑक्सीजन निकाली जाती है, ऑक्सीजन निकाली जाती है। तो अगर ऑक्सीजन निकल रही है तो ऑब्वियस सी बात है ओशन में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बढ़ेगी। अब बढ़ते बढ़ते सैचुरेट हो गई जब, तो सैचुरेशन के बाद वो एटमॉस्फेयर से सॉरी उस ओशन से कहाँ जाने लगी, एटमॉस्फेयर में जाने लगी। ठीक है। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ, origin of life, the last phase in the evolution, the earth relates to the origin and evolution of life. It is undoubtedly clear that initial the earth or even the atmosphere of the earth was not conducive for the development of life. मतलब कह रहा है कि जब शुरू हुआ, जाहिर सी बात है निसंदेह इतना गर्म और इस तरह का जो हमारे यहाँ का सिनेरियो था शुरू में, कि लाइफ का सरवाइव करना या शुरू होना बहुत ही मुश्किल था, नहीं हो सकता था। मॉडर्न साइंटिस्ट रिफर टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ एज ए काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। मॉडर्न साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो लाइफ है वो केमिकल रिएक्शन की देन है, विच फर्स्ट जनरेटेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड असेंबल्ड देम। कह रहा है कि जो कि पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने होंगे और उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या, पहले इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने होंगे, इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल बने होंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल से क्या बना होगा, उनका कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बना होगा, कॉम्प्लेक्स से असेंबलेंस हुआ होगा, कॉम्प्लेक्स रूप से वो मिले होंगे और उससे क्या हुआ, लाइफ बिगेन हुआ होगा। दिस असेंबलेज वाज सच दैट दे कुड डुप्लीकेट देमसेल्व्स, मतलब ये कुछ ऐसे बने कि वो अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते हैं। डुप्लीकेट का मतलब अपनी ही तरह दूसरा, संतति, प्रजनन इसको बोला जा सकता है एक तरह का। कन्वर्टिंग इनएनिमेट मैटर इनटू लिविंग सब्सटेंस, और साथ ही साथ इनएनिमेट का मतलब होता है निर्जीव मैटर से खुद को लिविंग सब्सटेंस में क्या करने लगे, बदलने लगे। द रिकॉर्ड ऑफ लाइफ दैट एग्जिस्टेड ऑन दिस प्लैनेट इन डिफरेंट पीरियड्स इज फाउंड इन रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल। और अलग अलग समय पे जो जो जीवन और जिस तरह का जीवन रहा है उनके फॉसिल, जीवाश्म हमें आज भी पत्थरों में देखने को मिलते हैं। द माइक्रोस्कोपिक structure closely related to the present from the blue algae have been found in geological formation much older than some 3000 million years ago। मतलब कि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है आज के समय में कुछ, ये एल्गी अगर देखा जाए तो लगभग लगभग 3000 मिलियन ईयर्स से भी पुरानी है। ये कुछ मिलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इनका जो बनता है। It can be assumed that life begins to evolve sometime 3800 million years ago। तो 3800 मिलियन ईयर्स अगो लाइफ शुरू हो गया था, बट फोटोसिंथेसिस हुआ है 2500 to 3000 मिलियन ईयर्स बिफोर एगो। द समरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फ्रॉम यूनिसेलुलर बैक्टीरिया टू द मॉडर्न मैन इज गिविंग द जियोलॉजिकल, मतलब 18 पेज पर दिया गया है। तो अब आपको थोड़ा सा ये याद रखना है और इसके क्वेश्चंस हैं, तो अगले टर्न पे हम इसके क्वेश्चंस को ले करके, ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं देख लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द एज ऑफ अर्थ, एज ऑफ अर्थ कितना है ये बताना है आपको, पहला क्वेश्चन। दूसरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, ये बताना है और ये बताना है। ये आपका होमवर्क है और इसको आप करके आएंगे। अगले टर्न पे हम इस क्वेश्चंस को करेंगे और इन क्वेश्चंस को करके आगे बढ़ेंगे और अगले चैप्टर पे हम लोग करेंगे डिस्कशन। और उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। Do like and do subscribe. Thank you.